हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है 1 दिसंबर के करंट अफेयर और पीआईबी नोट्स इनसाइट्स जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ये अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, तो इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, जो भी करंट अफेयर होंगे, जो भी द हिंदू में हमारे एडिटोरियल्स आते हैं, ठीक है, द हिंदू के, उनको सेक्शन वाइज जो है ये आपको देते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें ईजी पड़ जाता है क्योंकि वो साथ के साथ यूनिट भी देते हैं कि ये टॉपिक किस यूनिट के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले जीएस पेपर 2 के ये 3 जो एडिटोरियल है वो हैं, ये 1 दिसंबर के हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नोटा के पक्ष में अधिकतम मतदान होने पर चुनाव पुनः कराया जाए। ये एक याचिका दर्ज की गई है सुप्रीम कोर्ट में एक वकील द्वारा जिनका नाम अश्विनी कुमार उपाध्याय है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड जो टॉपिक है वो है मंत्री पद पर नियुक्त विधान परिषद सदस्य अयोग्य घोषित। जो एमएलसी मेंबर होता है जो, ठीक है, एमएलसी मेंबर का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये इसके द्वारा जो है अयोग्य घोषित किया जाता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद एफएटीएफ का जो बेसिक पढ़ेंगे और इनका भी जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो कहाँ पे हुई है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है जीएस पेपर 3, इसमें जो है यमुना नदी प्रदूषण, जो दिल्ली में जो परमिसिबल लिमिट्स है हमारा, जो दिल्ली का जो प्रदूषण है वो ऊपर चला गया, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कितना होना चाहिए और कहाँ पे ये पहुँच गया है। उसके बाद सेकंड है जीएस पेपर 3 में फर्जी खबरों से लड़ाई, ब्रिक्स मीडिया फॉर्म, जो ब्रिक्स के 5 देश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने फर्जी मीडिया से लड़ने के लिए क्या अभी तक स्टेप्स लिया है। उसके बाद एक प्रीलिम्स फैक्ट है इंडियन पिकॉक सॉफ्ट शेल कछुआ। ठीक है, इसका IUCN स्टेटस पढ़ेंगे कि क्या है। ठीक है, वल्नरेबल में आता है वैसे ये। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है ये, नोटा के पक्ष में अधिकतम मतदान होने पर पुनः चुनाव कराया जाए, ये याचिका डाली गई है। ठीक है, तो ये हमारा किस यूनिट में आता है, यहाँ पे आप धीरे धीरे जो है यूनिट पढ़ते जाइए, सामने सिलेबस रख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे यूनिट याद होती जाएगी। उसके बाद 1 या 2 महीने बाद जब आपको यूनिट याद होने लग जाए तो आप क्या कीजिए, जब आप कोई भी एडिटोरियल देखेंगे तो उसे आप गैस करिए कि ये कौन सी यूनिट में जाएगा। इससे आपको जो है क्रॉस जो यूनिट आपकी जो है फटाफट मजबूत होती जाएगी। ठीक है, आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस टॉपिक से आया है और इसके बारे में क्या लिखना सही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली यूनिट है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। अब देखिए इसके बारे में हाल ही में जो है एक वकील है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की है कि अगर जो मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम जो मतदान होगा ना, अगर वो नोटा के ऊपर जो है उन्होंने मतदान किया, मतलब जैसे आपका जो वो होता है, जब आप वोटिंग करने जाते हैं तो एंड में होता है नोटा का नन ऑफ द अबव, मतलब किसी भी उम्मीदवार को हम जो है चूज़ नहीं कर रहे। अगर इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोटिंग डाली जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मांग की है कि इसके बारे में भी पुनः चुनाव कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएँ। ठीक है, ये मांग किया अभी उन्होंने। इसके अलावा नोटा से पराजित वाले व्यक्ति उम्मीदवार को, जो वहाँ पे जो पराजित हुआ है ना उम्मीदवार, जो नोटा के अंतर्गत जो पराजित हुआ है उम्मीदवार, उनको दोबारा चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। क्योंकि अगर जनता ने एक बार उन्हें खारिज कर दिया है ना, एक सिरे से उन्हें खारिज कर दिया कि हमें ये चाहिए ही नहीं उम्मीदवार, तो उसको दोबारा आप चुनाव अगर लड़ने का अधिकार देते हैं तो वो क्या करेगा, उसे पता जनता तो अब मुझे चूज़ करेगी नहीं, तो वो या तो भ्रष्टाचार करेगा, है ना, या फिर वोट बैंक खरीदने की कोशिश करेगा, मतलब कुछ ना कुछ गलत रास्ते से वो दोबारा उसको जो है जीतने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए कहा गया कि उनको दोबारा उम्मीदवार पे लड़ने नहीं दिया जाना चाहिए वोट। ठीक है, अब इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए गए कि ऐसा क्यों करना चाहिए। यदि मतदाताओं द्वारा नोटा के पक्ष में मतदान करके उम्मीदवार को खारिज कर दिया जाए, अगर किसी उम्मीदवार को खारिज कर दिया जाए तो नए चुनाव में राजनीतिक दलों को पुनः उन्हीं उम्मीदवार को उतारने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, उन्हीं उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। राजनीतिक दलों को यह स्वीकार करना चाहिए कि मतदाताओं ने पहले ही असंतोष अपना व्यक्त कर दिया है ना, इससे जो है जनता की भी जो है वोटिंग उसमें मजबूत होगी कि हम भी अपना असंतोष व्यक्त कर सकते हैं नोटा दबाकर। तो इसके पक्ष में उन्होंने ये तक दिया। वो नोटा को आप क्या कह सकते हैं, अस्वीकार करने का अधिकार, मतलब राइट टू रिजेक्ट, कि हमारे पास भी एक अधिकार है कि हम राइट टू रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नए उम्मीदवार का चुनाव हमें जो है नया उम्मीदवार चाहिए। मतदाता को अपना असंतोष व्यक्त करने की शक्ति देगा, मतदाता को जो है इससे हम अपना असंतोष व्यक्त कर सकते हैं जो भी वोटिंग करने जाते हैं। ठीक है, अस्वीकार करने का अधिकार, राइट टू रिजेक्ट, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, जातिवाद, जो भी इन सब चीज़ों में जो भी संलिप्त होगा ना व्यक्ति, वो अपने आप खुद को अपने आप ही पीछे हटा लेगा वोटिंग पे, क्योंकि उसे पता है कि जनता जो है नोटा को जो है वोट दे के और उसे आराम से हटा सकती है, तो वो खुद ही पीछे होगा। और जो उनकी वो होगी ना राजनीतिक दल, वो विवश हो जाएगा कि जो भी ईमानदार हो, देशभक्त हो, इस टाइप के उम्मीदवार को आगे करना, ताकि जनता का उसमें विश्वास हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपका समझ आ गया। इसके बाद अस्वीकार करने का अधिकार, राइट टू रिजेक्ट, को पहली बार 1999 में विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया। उसके बाद इसे जो है सपोर्ट किसके द्वारा किया गया, 2001 में जेम्स लिंगदो,
ये भी एक तरह एक आईएएस ऑफिसर थे और इनको भी जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। इन्होंने भी राइट टू रिजेक्ट का समर्थन किया। उसके बाद 2004 में टीएस कृष्णमूर्ति, ये एक आईआरएस ऑफिसर थे जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन बने, द्वारा प्रस्तावित चुनाव सुधारों में इसका समर्थन किया गया। ठीक है, इन दोनों ने 2001-2004 में सपोर्ट किया नोटा को। ठीक है, इसके अलावा वर्ष 2010 में कानून मंत्रालय द्वारा एक चुनावी सुधारों पर आवश्यक पत्र, बैकग्राउंड पेपर ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म भी जो है जारी किया गया। इसके द्वारा इसने क्या प्रस्ताव दिया, इस जो आवश्यक पत्र था, एक निश्चित प्रतिशत तक नकारात्मक वोट मिल जाते हैं तो चुनाव परिणाम को क्या करेंगे, शून्य घोषित कर देंगे, है ना। उससे एक निश्चित तक हमें अगर नेगेटिव जो मतदान कर रहे हैं, मतलब नोटा पे जो क्लिक कर रहे हैं, अगर वो मिल जाता है तो हम चुनाव को शून्य घोषित कर देंगे। ठीक है, चुनाव में नोटा का उपयोग। अब चुनाव में नोटा का उपयोग होगा क्या, उच्चतम न्यायालय द्वारा 2013 में इसे लागू किया गया। ठीक है, 2014 में इसे विधानसभा में लागू किया गया। ठीक है, ये इनके वो है लागू होने के। अब देखिए नोटा अगर हम क्लिक करते हैं तो इसके बारे में जो है सर्वे भी किया गया था 2013 से 2015 तक। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वोट करना नहीं चाहते, मतलब जो भी उम्मीदवार है उन्हें पसंद ही नहीं होगा कि इनमें से कोई भी उम्मीदवार मैं चुनना नहीं चाहता, तो वो भी क्या है वोट करने जाएंगे अगर नोटा वो होगा कि मैं इनमें से कोई नहीं चूज़ कर, नया लेके आओ। तो इस तरह से इन 2-3 सालों में जो है एवरेज 2% का वोटिंग परसेंट जो है बढ़ गया था। ठीक है, वोटा के एवरेज में जो वोटिंग करने के लिए जाते थे, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा क्योंकि चुनाव करने में जो वोटिंग वो थे पब्लिक थी वो भी अट्रैक्ट हो रही थी। ऐसा नेगेटिव जो नोटा जो भारत का 14वां देश बना है ऐसा शुरुआत करने वाला, इसमें फर्स्ट पे यूएसए आता है। पहली बार यूएसए में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। नोटा मतदान किस प्रकार किया जाता है, सिंपल है। पहले क्या होता था, जो पीठासीन जो वहाँ पे जब आप मतदान करने जाते थे तो पीठासीन अधिकारी को आप एक पत्र दे देते थे। ठीक है, अब क्या है आप नोटा पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि अगर पत्र देते थे तो वहाँ पे जो गोपनीयता होती है ना, एक जो मतदाता करने जाता है उसकी भी गोपनीयता जो है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब पीठासीन अधिकारी की अब कोई आवश्यकता नहीं, आप जाइए और नोटा पे अपना वोट दे के आ सकते हैं घर पे। उसके बाद नोटा का चुनावी महत्व, इसका चुनावी महत्व क्या होगा। चुनावी उम्मीदवार के प्रति असंतुष्ट होने पर नोटा आम लोगों को अपनी नापसंदगी व्यक्त कर सकते हैं अगर उन्हें जो है कोई भी उम्मीदवार वहाँ पे पसंद नहीं जो भी खड़ा हुआ है। यह अधिक लोगों द्वारा अधिक मतदान करने की संभावना को बढ़ाता है। ठीक है, इससे जो है अभी मैंने बताया कि 2-3% जो है इससे वोट जो नहीं करने जा रहे थे वो भी आने लगे, और उम्मीदवार का भले ही किसी भी उम्मीदवार का समर्थन ना करते हो, ना वो किसी का समर्थन ना करते हो, फिर भी वो आते हैं। फर्जी वोटों में भी कमी होगी क्योंकि जो है उन कुछ लोगों के नाम से जैसे फर्जी वोट डाल दिए जाते थे। अब वोटिंग परसेंट बढ़ेगा तो फर्जी वोटों में अपने आप ही कमी आ जाएगी संख्या में। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि नकारात्मक मतदान चुनाव में एक संस्थागत बदलाव ला सकता है। इससे राजनीतिक दलों को स्वच्छ छवि वाले, मतलब इससे क्या हो जाएंगे, वो विवश हो जाएंगे कि उन्हें जो है जिनकी छवि जो है स्वच्छ हो, तो उन ऐसे उम्मीदवार को अपने आप ही आगे करना पड़ेगा, है ना। और अच्छे अगर उम्मीदवार आगे आएंगे तो वो काम जो है अच्छा ही करेंगे। उसके बाद ये प्रीलिम्स लिंक है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, और जो भी आप करते हैं वो एक अलग से कॉपी बना कर उसमें लिख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक अगर मान लीजिए आ जाए हैं या 1 महीने बाद आ रहे हैं तो आप अभी इसको लिख लेंगे तो दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगा। नोटा क्या है, इसकी मतदान प्रक्रिया क्या है, यह पहली बार कब किया गया। ठीक है, 2030 में लोकसभा विधानसभा। अब अस्वीकार करने का ये मेंस लिंक है। मेंस के लिए आप अगर क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो एक लिख सकते हैं, वीकली एटलीस्ट 1 या 2 तो लिखे ही कम से कम। अस्वीकार करने का अधिकार क्या, और नए उम्मीदवार का चुनाव मतदाता को अपना संतोष व्यक्त करने की शक्ति देगा, इस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ये डायरेक्ट जो होता है आपका उसी से आ जाता है जो आप पढ़ते हैं। तो इसका सोर्स क्या था, द हिंदू। ठीक है, ये भी कहाँ से लिया गया, द हिंदू से लिया गया। अब उसके बाद सेकंड जो है हमारा टॉपिक क्या है, मंत्री पद पर नियुक्ति हेतु एमएलसी मेंबर की अयोग्य घोषित किया गया। ठीक है, इसके बारे में किस यूनिट में आएगा, संसद, राज्य विधायिका, संरचना, कार्य, संचालन, शक्तियाँ, उसके विशेषाधिकार और इससे उत्पन्न होने वाले जितने भी विषय होंगे। ठीक है, एमएलसी। अब एमएलसी क्या होता है, ये जो है अगर इसकी हम नंबर ऑफ एमएलसी मेंबर बात करें तो ये 1/3 ऑफ एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एमएलसी क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, एज वगैरह इसकी 30 होती है, थोड़ा सा और देख लीजिएगा। उसके अलावा देखिए हाल ही में क्या हुआ है, कर्नाटक हाई कोर्ट में जो है विश्वनाथ जो वहाँ के एमपी थे उनको दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया। ठीक है, इसलिए उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं किया गया।
अब जो इसके जितने भी प्रावधान हैं, उच्च न्यायालय ने कहा कि एएच विश्वनाथ को भारतीय संविधान के 164 वन बी और 361 बी के तहत अयोग्य घोषित किया गया। अभी दोनों आर्टिकल है क्या? सबसे पहले 164 का 1B, इसके अनुसार किसी भी राजनीतिक दल का कोई विधानसभा सदस्य अथवा जिस राज्य में विधान परिषद है, या तो विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य है, किसी भी सदन का कोई सदस्य यदि 10वीं सूची के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया हो, तो वह जब तक उसकी अवधि पूरी नहीं होगी ना, डिस्क्वालीफाई मान लीजिए 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कितने के लिए भी किया गया, जब तक उसकी अवधि पूरी नहीं होगी, वो ये नहीं है कि जाके दूसरे किसी सदन का मेंबर बन जाता है ना। अवधि पूरा होने तक मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए डिस्क्वालीफाई अथवा अयोग्य रहेगा। ठीक है, अगर वो उस टाइम पीरियड के लिए अगर किसी को डिस्क्वालीफाई किया गया, निर्हित किया गया, ठीक है, तो वो उस टाइम पीरियड में कहीं और का मंत्री नहीं बन सकता। और विश्वनाथ के साथ ऐसा ही हुआ, उन्होंने जाके दूसरे सदन की जो है एमएलसी के लिए अपनी सदस्यता चूज़ कर ली। अब इसका संबंधित प्रकरण क्या है? कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर की गई एक याचिका में आरोप लगाया गया कि एएच विश्वनाथ को मंत्री बनाने के एकमात्र उद्देश्य से उनको विधानसभा एमएलसी मेंबर बनाया गया, नियुक्त किया गया, हालांकि वह उपचुनाव में पहले ही पराजित हो चुके थे। ठीक है, उसके बाद याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 19 नवंबर को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार वह अभी भी सदन के सदस्यता के लिए अयोग्य है। अभी भी जो है वो अयोग्य ही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार द्वारा विश्वनाथ को अयोग्य घोषित किए जाने संबंधी आदेश को बरकरार रखा। याचिका में क्या दलील दी गई कि एक अयोग्य घोषित किया गया सदस्य अगर वो डिस्क्वालीफाइड है, अपने निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीतने पर ही मंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए योग्य हो सकता था, जिसमें वो पहले ही हार चुका था। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? अनुच्छेद 361 का बी, लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्भरता। ठीक है, तो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित किसी भी सदन का कोई भी सदस्य है, अगर 10वीं अनुसूची के अनुच्छेद ये 2 नहीं होगा, ये होगा या तो ये 102, ठीक है, या तो 102 या 191, इन दोनों आर्टिकल्स, ये जो दल बदल के इनके दोनों के सेकंड पार्ट, ये दल बदल के लिए विरोधी कानून में यूज़ होते हैं। ठीक है, ये 2 नहीं होगा, ये 102 का 2 होगा। के अधीन सदन का सदस्य होने के लिए डिस्क्वालीफाई है, अपनी निर्भरता की तारीख से सदन के रूप में कार्यकाल समाप्ति की तारीख तक अथवा किसी सदन के लिए होने वाले चुनाव में निर्वाचित घोषित किए जाने तक, इन दोनों में से जो भी पहले होगा तब तक वो है कोई भी लाभप्रद राजनीतिक पद धारण करने के लिए डिस्क्वालीफाई ही रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए प्रीलिम्स लिंक क्या है? अनुच्छेद 361 का भी इनको आप बता ही देंगे। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, विधायकों और सांसदों का निलंबन, शक्तियाँ प्रक्रिया जो है लक्ष्मीकांत से एटलीस्ट एक बार पढ़ तो लीजिए। ठीक है, नोट्स तो क्या इस चैप्टर को एक बार पढ़ ही लीजिए। विधायकों की अयोग्यता हेतु आधार, मेंस लिंक में भारत संविधान की 10वीं अनुसूची की आवश्यकता और महत्व पर विचार कीजिए। ठीक है, ये भी द हिंदू से ही लिया गया था। अब थर्ड क्या है? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसमें यूनिट क्या महत्वपूर्ण इंटरनेशनल जो भी हमारे संस्थान होंगे, ठीक है, संस्थाएं, मंच, उनकी संरचना और अधिदेश। तो इसके बारे में हम क्या आगे देखिए, चर्चा का कारण क्यों है ये अभी। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF जो है द्वारा संयुक्त विशेषज्ञों की बैठक आयोजित की गई। इसमें विश्व की विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा, जो वर्ल्ड बैंक होगा, इंटरपोल जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने प्रतिभाग लिया, इन सब ने इसमें भाग लिया FATF की मीटिंग में। अब FATF ने कहा कि वह प्रभावी जानकारी साझा करने एवं पर सर्वाधिक महत्व देगा। ठीक है, प्रभावी जानकारी साझा करने पर वह सर्वाधिक महत्व देगा, और यह एंटी मनी जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको जो एंटी होगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्बैटिंग द फाइनेंशियल टेररिज्म, ये 2 ही काम है इसके। ठीक है, ये 2 मेन काम है FATF के, अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने के सुचारू कार्यान्वयन हेतु अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और टेररिस्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसका मोटिवेशन क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग का। प्रॉफिट सीकिंग, इसमें पैसा जो है हम ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट सीकिंग होता है, पैसा का प्रॉफिट लेने के लिए। ये क्या है? ये एक आइडियोलॉजिकल है, मतलब विचारधारा एक ही है। ठीक है, इसका इंटेंशन क्या होगा?
टू क्लीन इल गॉटन गेंस, जो भी हमारी बैड मनी है, डर्टी मनी जिसे बोल सकते हैं, सो दैट दे अपीयर टू प्रोसीड फ्रॉम लीगल एक्टिविटीज़, से उसे वाइट मनी में कन्वर्ट कर देना। इसका इंटेंशन क्या होगा? टू इंटीमिडेट, इंटीमिडेट का मतलब क्या होता है? डरा धमका कर किसी से कुछ काम करवा लेना। टू इंटीमिडेट ए पॉपुलेशन और टू कंपेल ए गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट से एक समझौता टाइप में करना कुछ, ऑन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डू और एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? किसी से मतलब बचना, किसी से अलग रहना, ठीक है इनको। और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी स्पेसिफिक एक्ट थ्रू द थ्रेट ऑफ वायलेंस, थ्रेट ऑफ वायलेंस करने के बाद जो है अपने आप को बचा कर रखना किसी स्पेसिफिक एक्ट से, ठीक है। थ्रेट ऑफ वायलेंस क्या होगा? वायलेंस मतलब हिंसा, हिंसा के माध्यम से किसी को डराना और उसके बाद फिर बचना, ठीक है। इसका इंटेंशन ये होता है। अब अगर इसके बारे में सोर्स ऑफ फंडिंग की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है? अनलॉफुल सोर्सेज होते हैं जितने भी, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, नारकोटिक्स, ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग जो होता है, फ्रॉड होता है, चोरी करना, ठीक है, रॉबरी करना, आइडेंटिफाई थेफ्ट, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ चैरिटेबल और रिलीफ फंड जितने भी होते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि मतलब जैसे बैंकों में उतारना पैसे को, ऐसा करना कि वो ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद अनलॉफुल सोर्सेज क्या होंगे? इसमें भी सेम यही होते हैं जो इसमें होते हैं, मतलब एक तरह सरकार से बचा के पैसा इकट्ठा करना, आप ऐसे कह सकते हो। ये इकट्ठे को चेंज कर देना, अगर ब्लैक में तो वाइट में कन्वर्ट कर देना। और इसका लेजिटिमेट सोर्स क्या होंगे? लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? कोई भी उचित, मतलब जो उचित सोर्स होंगे, चैरिटेबल डोनेशन, फॉरेन गवर्नर स्पॉन्सर, बिजनेस ओनरशिप एंड पर्सनल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके मेथड क्या होंगे? सबसे पहले प्लेसमेंट करना, उसकी लेयरिंग करना, फिर इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जैसे अलग अलग सोर्सेज से जो पैसा है उसको एक जगह लाकर इकट्ठा करना, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब अलग अलग सोर्सेज से पैसा लाकर इकट्ठा कर देना। अब उससे पहले उसको जो है इसका ये लाइफ सर्कल देख लेते क्या है। सबसे पहले फंडिंग करना पैसे की, उसके बाद उसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन में उतारना, ठीक है, बैंकों में या आपके जो चैरिटेबल ट्रस्ट है इस टाइप की जगह प्लेस करना, ठीक है। उसके बाद उसे लेयरिंग करना, मतलब उसको एक तरह से कन्वर्ट कर देना पैसे में, अलग अलग मार्केट में उतार देना, ठीक है। यहाँ पे हमने पैसा बैंकों में डाला, फिर उसे अलग अलग तरह से मार्केट में पैसा उतार दिया वाइट मनी बनाने के बाद, ठीक है। फिर उसे इंटीग्रेट मतलब फिर से इकट्ठा करना, ठीक है। फिर इकट्ठा करने के बाद वो फिर से फंडिंग में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही है, बस इंटीग्रेशन के बाद जो पैसा इकट्ठा किया ना उन्होंने इंटीग्रेशन से, उसको टेररिस्ट एक्टिविटी में लगा देना ये। और इसमें क्या होता है? लाइफ सर्कल में इकट्ठा करने के बाद दोबारा उसमें जो फंडिंग में आ जाता है, ठीक है, ठीक है। FATF के बारे में कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं, कब बनी थी, क्या था इसका। 1989 में G7 देशों के, अगर हम G7 देशों की बात करें तो इसमें जो है 5 तो यूरोपियन कंट्रीज़ है, ठीक है। कौन सी? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, ठीक है। ये तो हमारी 5 तो जो है वो कंट्री यूरोपियन। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, तो उसकी भी 2 कंट्रीज़ है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में उसके नाम बताएं कौन सी हैं। G7 के बाद जैसे कि अगर हम G8 में देख लेते तो रशिया भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में इसका जो है इसको बनाया गया। यह एक अंतर सरकारी निकाय है। यह क्या करता है? नीति निर्माणक है, ठीक है, नीतियों का निर्माण करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तरों पर विधायी और नियामक सुधार लाने हेतु आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने हेतु कार्य करता है। इसका सचिवालय का है पेरिस में, जो आपका OECD है ना, उसके अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। आर्थिक सहयोग और विकास मंच, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। भूमिका और कार्य क्या है इसके? शुरुआत में FATF को मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने संबंधी उपायों की जांच करने तथा इसका विकास करने के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या काम था? मनी लॉन्ड्रिंग में, मतलब आतंकवादी जो घटनाएं थी वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं थी, पर बाद में इसमें जो है आतंकवादी जो अक्टूबर 2001 में मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा 2001 में इसमें आतंकवादी वित्त पोषण जो भी कर रहे हैं ना, उससे निपटने के लिए भी इसे अपना शामिल करने हेतु अधिदेश का विस्तार किया गया। अप्रैल 2012 में इसके द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार हेतु वित्त पोषण पर रोक लगाने अपने प्रयासों में सम्मिलित था, ठीक है। इसकी संरचना क्या है? इसमें 39 सदस्य, 2 क्षेत्रीय संगठन है। इसके अलावा सदस्य विश्व के अधिकांश वित्तीय देशों केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें पर्यवेक्षक और सहयोगी सदस्य भी शामिल हैं।
पर्यवेक्षण मतलब जो इसको सुपरवाइज करते हैं, FATF को, ठीक है, सहयोगी जो कोऑपरेट करते हैं। अब देखिए ये G7 G8 देश तो आपको पता ही है, ठीक है। G20 के बारे में भी आप जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या होती है? अगर ग्रे लिस्ट की बात करें जैसे, तो ग्रे लिस्ट में क्या होता है, जो आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए में विफल रहते हैं जो भी देश, वो हमारे ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। और ब्लैक लिस्ट में कौन से होते हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मिलना बंद हो जाएगी, मतलब जिन्हें भी हम पैसा देना एक तरह से जिन देशों को बंद कर देंगे, मतलब अगर ये ब्लैक लिस्ट में कोई भी देश आ रहा है तो उसको क्या कर देंगे, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी उन देशों को। क्या FATF के निर्णय सदस्य देशों पर बाध्यकारी है, ठीक है। FATF का प्रमुख कौन है? इसका सचिव अलग है, ठीक है। इसके बारे में आप अलग से एक नोट्स बना के कॉपी में रख सकते हैं। मतलब इन फ्यूचर ये ना हो कि ये अब आपने पढ़ा है तो आप 1 महीने बाद अगर आ रहा है तो दोबारा उसको आप बना रहे नोट्स, है ना। आज नहीं कल नहीं तो 4 महीने बाद आप पढ़ेंगे, कभी ना कभी नोट्स बनाएंगे। इतना तो है नहीं कि आपको याद रहेगा वो 1 साल तक। तो आप इसका जो है अभी से ही ज़्यादा नहीं, कम से कम 50 या 60 ऐसे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके नोट्स बना के एक अलग से या तो कॉपी लगा लीजिए, है ना। इन सबको जो भी आता जा रहा है उसमें उतारते जाइए, 10-20 रुपये की कॉपी लेके उसमें बना लीजिए। FATF का अधिदेश तथा उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसका अधिदेश उद्देश्य क्या है? भारत पाकिस्तान संबंधों के लिए FATF के महत्व की संकल्पना कीजिए। ये भी कहाँ से लिया गया था? द हिंदू के लिए। उसके बाद यमुना नदी प्रदूषण, जो दिल्ली में हमारा प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया है। इसके अलावा हम देखेंगे कि एक तो बेसिक पढ़ेंगे कि यमुना कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है। ये किस में आएगा? GS पेपर 3 में, संरक्षण पर्यावरण प्रदूषण शरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन, ठीक है। इसका संदर्भ क्या है? हाल ही में क्या हुआ, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा यमुना की सफाई पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को एक मासिक रिपोर्ट जो है दी गई, ठीक है। इसमें क्या कहा गया रिपोर्ट में? दिल्ली में यमुना में परीक्षण किए गए सभी बिंदुओं पर मल कॉलिफॉर्म फीकल कॉलिफॉर्म मानव और पशु का जो मलमूत्र उत्सर्जन होता है का स्तर वांछनीय सीमा से अधिक पाया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार किसी नदी के स्नान करने हेतु जो कॉलिफॉर्म का वांछनीय स्तर 500 MPN पर 100 मिलीलीटर या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली में 4 अपशिष्ट भराव क्षेत्रों के निकट अलग अलग स्थानों पर भूजलीय नमूनों के विभिन्न प्रदूषकों का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक है। अपशिष्ट भराव क्षेत्रों के निकट अलग अलग स्थानों पर किए गए भूजलीय नमूनों से पता चलता है कि इन स्थानों पर जो हार्ड वाटर है, पानी की कठोरता है, वांछनीय सीमा से 300 मिलीग्राम से पर लीटर से अधिक है, ठीक है। इन सभी 4 नमूनों को में क्लोरीन और कैल्शियम की मात्रा वांछनीय सीमा स्तर से, मतलब जिस भी टॉपिक के हाथ लगा रहे हैं वो वांछनीय सीमा स्तर से अधिक जा रही है, ठीक है। आपको बस इनके थोड़े बहुत नाम एक दो बार देख लेने हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी जो इनकी जो लिमिट्स हैं वो थोड़ा सा देख के, और हर चीज़ इससे ऊपर जा रही है फ़िलहाल। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे नहीं, पर ये है कि यमुना के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ये लिखने पड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्थानों पर सल्फेट का स्तर भी वांछनीय सीमा से 200 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक है, ठीक है। इसके बाद कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं यमुना नदी के, कि ये गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। बंदरपुर शिखर के पास यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से प्रवाहित होने के बाद यूपी के प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है संगम पे। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ठीक है। उसके बाद यमुना नदी कितने राज्यों से निकलती है? केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है। सहायक नदी पीने के पानी में अमोनिया की अधिकतम स्वीकार्य सीमा क्या है? सल्फेट का स्वीकार्य स्तर। पानी की कठोरता की वांछनीय सीमा। मल कॉलिफॉर्म का वांछनीय स्तर क्या है? ये सभी आपको ऊपर दे रखा है, ठीक है। ये भी द हिंदू से लिया गया था। अब अगला जो टॉपिक है वो है जो फर्जी खबरों से लड़ाई, ब्रिक्स मीडिया फॉर्म, ठीक है। इसके यूनिट क्या है? संचार, GS पेपर 3 की संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका। साइबर सुरक्षा की बुनियादी बात, धन शोधन और इसे रोकना, ठीक है। ये इसकी यूनिट है। उसके बाद क्या है? हाल ही में 5वें ब्रिक्स सम्मेलन फॉर्म को आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन में अंत में प्रतिनिधि द्वारा 5 देशों को महामारी काल में फर्जी खबरों के वायरस से निपटने के लिए संयुक्त रूप से काम करने का आह्वान किया गया। इससे संबंधित चिंताएं क्या है?
फर्जी खबरें अथवा झूठी सूचनाओं में वृद्धि सदस्य देशों के मध्य एक सामूहिक समस्या है। ठीक है, फर्जी खबरें जो ज़्यादातर आजकल तो सभी फैला रहे हैं। मीडिया, अगर आप टीवी पे भी देखेंगे तो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल हैं, वो चीज़ों को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि मतलब हम जैसे भी जो है उसमें बातों में आ जाता है। जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उन्हें तो काफ़ी एनालिटिकल होकर चलना पड़ता है ना। जैसे शुरू में आप देखिए वो तबलीगी जमात का था, उन्होंने पूरा मोमडन को ही वो बना दिया गुनहगार इस चीज़ में, है ना। तो बाद में अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पे फैसला भी दिया कि आप किसी इस चीज़ को इतना मतलब बढ़ा चढ़ा उसके ऊपर मीडिया के ऊपर अब एक वो बनाया जाएगा, अलग से कमेटी बनाई जाएगी कि जिसमें उसकी लिमिट रखी जाएगी। किसी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के बिना दिखाया कि पूरी इसी कौम पे ही मतलब आफत से आ गया अब तो, कि मोमडन फैला रहे। जब शुरू में जब आया था वो कोरोना स्टार्ट हुआ था, है ना, तो उसके बाद उसकी वजह से जैसे अब जो है फर्जी खबरों पर एक कंट्रोल के लिए वो बनाई जाएगी कमेटी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं विश्व भर में समाचार मीडिया विशेष रूप से दैनिक समाचार पत्रों और मीडिया के अन्य रूपों पर भी महामारी के दौरान एक बड़ी चोट पड़ी थी। विश्व स्तर पर झूठी सूचनाओं का प्रसार तथाकथित प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म जो हमारे टेक्नोलॉजिकल वो हैं सोशल मीडिया है, विशेष रूप से फेसबुक, ट्विटर, गूगल, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम के माध्यम से तीव्र गति से किया जा रहा है। यह मुख्य धारा की मीडिया के साथ साथ लाखों लोगों के जीवन और उनके कल्याण तथा समग्र रूप से समाज की सुरक्षा और अखंडता के लिए क्या है, बड़ा खतरा है। समय की मांग क्या है? प्रायोजित और हानिकारक झूठी खबरों के खिलाफ लड़ाई में ब्रिक्स मीडिया फॉर्म निम्नलिखित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये क्या करेगा ब्रिक्स मीडिया? प्रासंगिक मीडिया आदान प्रदान कार्यशालाओं, पत्रकारों के प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ वार्ता को बढ़ावा देना और इस संकट को समाप्त करने में साथ कार्य करने वालों को सशक्त करना। ठीक है, पत्रकारों की अच्छी तरह से प्रशिक्षित टीमों एक तथा द्वारा सही तथ्य परीक्षण और जांच करना। तथ्य परीक्षण करने वाले संगठनों के लिए कृत्रिम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जैसे तकनीकी समाधानों का सक्षम करना। ब्रिक्स मीडिया फॉर्म के बारे में, अब ब्रिक्स मीडिया फॉर्म के बारे में, ठीक है, ब्रिक्स मीडिया सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्रिक्स मीडिया फॉर्म का प्रस्ताव 2015 में चीन की शिन्हुआ समाचार एजेंसी द्वारा किया गया था। ठीक है, फोरम के उद्देश्य क्या थे? ब्रिक्स मीडिया के मध्य कुशल समन्वय तंत्र स्थापित करना, अत्याधुनिक नवाचार संचालित मीडिया का विकास करना, प्रणाली के तहत आदान प्रदान और व्यावहारिक सहयोग के माध्यम से ब्रिक्स देशों के विकास हेतु सशक्त आवेग जुटाना। इसके बाद प्रीलिम्स लिंक की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका कब स्थापित हुआ? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। पहले ये ब्रिक था, फिर शायद 2009 या 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो गया था। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक कैसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है। ठीक है, भारत में एनडीबी द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं कौन सी हैं? फोर्टालेजा घोषणा किससे संबंधित है? ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था क्या है? ठीक है, ये थोड़े बहुत आप गूगल करके अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। ये जो मेंस वाले, अगर आप प्रीलिम्स अभी 2020 में लिख रहे हैं तो फिर तो आपको जो है काफ़ी इन क्वेश्चनों पर फोकस करना चाहिए। पर आप 2021 का ही मैक्सिमम लोग लिख रहे होंगे अभी, मतलब तैयारी कर रहे होंगे, जो भी आप डेली करंट अफेयर देख रहे हैं, तो वो इन क्वेश्चनों पे काफ़ी फोकस कीजिएगा, क्योंकि इनमें से निकल के आते हैं और पता नहीं चलता है। बेसिक मतलब इस बार तो जैसे 2020 में तो बिल्कुल ही करंट अफेयर को कम करके, मतलब जो पुराने क्वेश्चन थे उन्हीं को मिक्स कर दिया गया। इस टाइप से मिक्स किया गया कि हम पता ही लगा पा रहे थे कौन से करंट अफेयर के हैं। और हालांकि करंट अफेयर काफ़ी क्वेश्चन आए थे, पर जब पेपर दे के बाहर निकले बच्चे तो उन्हें लगा कि करंट अफेयर के आए नहीं थे। बाद में एनालाइज़ किया तब पता चला कि काफ़ी सारे करंट अफेयर के थे, पर वो इस टाइप से बनाए गए थे कि वो लग रहे थे कि बेसिक क्वेश्चन हैं, बेसिक जो एनसीईआरटी से उनसे आए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो अगर मेंस की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के क्या उद्देश्य हैं? जांच करेगी क्या एनबीडी और एआईआईबी के आने से पश्चिम वित्त पोषी बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थाओं के विकास, वित्त पोषण नियमों में बदलाव होगा? ये भी क्या है, द हिंदू से लिया गया। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसकी बात करें ब्रिक्स की, तो इसका करंट जो वो है, ठीक है, हेड है, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, एफ ए टी एफ का जो करंट हेड है वो कहाँ से है? ठीक है, जर्मनी से है, उसका नाम क्या होगा? ठीक है, ये पूछना था मुझे। प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए ये देख लीजिएगा। इंडियन पिकॉक सॉफ्ट शेल कछुआ, इंडियन पिकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल, ये भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाए जाने वाले स्थानिक
प्रजाति है और यह मुख्यतः नदी व जोहड़ में पाई जाती है। ठीक है, नदी या जोहड़ में पाई जाती है। ये प्रायः सर्वाहारी मतलब सब कुछ खा लेते हैं और निशाचर होते हैं, रात में जागने वाले। ठीक है, मुख्य रूप से मांसाहारी ही होते हैं ये, पर सर्वाहारी में IUCN का अगर इसका देखें तो वल्नरेबल है और साइट्स में परिशिष्ट वन के तहत सूचीबद्ध है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम अनुसूची वन के तहत संरक्षित किया गया इसे। ठीक है, तो ये इसकी जो है इमेज दे रखी है। तो बस आज का जो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, हैव अ गुड डे।